नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और मैं अभय दुबे सर से बात करूंगा। लेकिन दर्शकों से मैं माफी मांग लूं कि अभय दुबे सर चूंकि विदेश में है और एक ऐसे देश में है जहां नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जो विजुअल है, जो वीडियो है, वो बहुत साफ शायद नहीं आएगा। आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, तो आज के लिए माफ करें, आज आवाज से काम चला लें क्योंकि और कोई हमारे पास रास्ता नहीं था और ये एपिसोड जाना जरूरी है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। और जो आज की सबसे बड़ी खबर है कल से, वो मैं जो सुन रहा हूं, जो मैं पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि एक 1.5 महीने से कुछ अप्रत्याशित घट रहा है, जिसको कि हम लोग जो 12 सालों से देख रहे थे उसके बिल्कुल उलट है। हमें भी इसको देखना, सोचना, समझना है और शायद विश्वास करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है कि ये भाजपा के साथ हो क्या रहा है। सर, बांकीपुर का चुनाव जब शुरू हुआ तो हमने और आपने ये बात की थी कि कोई चांस नहीं है दूर दूर तक कि प्रशांत किशोर वहां से जीते, और हम लोग इस बात पे ही समझौता कर रहे थे कि अगर वहां पे एक सम्मानजनक वोट ही पा जाते हैं प्रशांत किशोर, तो वो एक फाइटर या चैलेंजर बन के उभरेंगे। और सर, ये जी। बात तो बिल्कुल दूर, वो बिल्कुल डंके की चोट पे एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीते हैं वहां से चुनाव। वहां से भाजपा के चुनाव हारने का कोई कारण नहीं था। वो पटना की सीट बीजेपी रूल्ड, फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बीजेपी की, सम्राट चौधरी सीएम, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली की हुई सीट, भाजपा की नाक का सवाल, प्रेस्टीज की लड़ाई, और वो चुनाव भाजपा हार जाती है। दतिया में भी चुनाव हारी है, लेकिन उसमें थोड़ा रियायत ये दी जा सकती है कि ऑलरेडी भाजपा कांग्रेस की का ही विधायक था और कांग्रेस के विधायक ही जीता है, लेकिन फिर भी वो भी एक झटका माना जा रहा है। गुजरात के कई चुनाव की बात हम लोग बात करेंगे। लेकिन सर, हमारे यहाँ लखनऊ में कहावत है कि जनता जब हिसाब करती है तो घर तक छोड़ के आती है। ये शायद बिल्कुल वही वाली कहानी है कि ऐसा हिसाब किया है। और सर, जो मेरा सवाल है कि ये जो प्रशांत किशोर की जीत है, इसमें सर 2-3 एंगल है। प्रशांत किशोर थोड़ा अमित शाह से भी उनकी एक खींचतान चलती रहती है, क्योंकि 2014 में उनका कहना यह है कि मैं तो मोदी जी को चुनाव लड़ा रहा था और मैं सेंट्रल ऑफिस देखता था, और अमित शाह सिर्फ यूपी के इंचार्ज थे। दूसरी उनकी जो डंके की चोट पर सबसे बड़ी लड़ाई है वो सम्राट चौधरी से, उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर के, उनके ऊपर हुए मुकदमों के ऊपर। और वो बार बार उनकी उनकी शिक्षा पे और उनकी नीतियों पे या उनकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे अटैक करते हैं कि ये आदमी कैसे मुख्यमंत्री हो सकता है। और ठीक बात भी है कि हम मतलब 20 साल नीतीश कुमार के रहने के बाद कौन मुख्यमंत्री मिला? सम्राट चौधरी, जिसका उच्चारण भी साफ नहीं है। तो ये सर, आप क्या देखते हैं कि ये सम्राट चौधरी के खिलाफ ये मैंडेट है, अमित शाह के खिलाफ है मैंडेट, या ये जेनजी प्रोटेस्ट का क्या नतीजा है? ये इसको, इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं सर बांकीपुर की? देखिए, अब चुनाव नतीजा आ गया तो प्रशांत किशोर ने जो वक्तव्य दिया उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, भाई मैं एमएलए बन गया हूं यहाँ पे, तो कोशिश करूंगा कि बांकीपुर में कुछ सुधार हो। 3-4 महीने लगेंगे, कुछ सुधार आपको दिखने लगेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये चुनाव बांकीपुर की गाली गली मोहल्ले के लिए लड़ा गया चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया था कि बिहार का नेतृत्व कैसा हो, बिहार में कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाई भाजपा को कुशवाहा को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो कुशवाहा को बनाती मुख्यमंत्री, इसमें क्या ऐतराज है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जिसका के नाम सम्राट चौधरी है। और प्रशांत किशोर बिहार के अकेले ऐसे नेता हैं, तेजस्वी यादव भी ये काम नहीं करते, जो ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में कहते हैं कि ये व्यक्ति, इसकी अपराधी पृष्ठभूमि है, इसकी डिग्री फर्जी है और इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। इस तरह करके वो केवल सम्राट चौधरी के ऊपर ही हमला नहीं करते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जिन्होंने सम्राट चौधरी को चुना है, और नीतीश कुमार जो सम्राट चौधरी को का राजतिलक सा कर रहे थे, उत्तराधिकारी से बना रहे थे, उनके ऊपर भी हमला करते हैं। यानी एनडीए की जो पूरी राजनीति अभी तक रही है, उस पूरी राजनीति के ऊपर वो सवालिया निशान लगाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने बांकीपुर को चुना अपने पहले चुनाव के लिए। बांकीपुर एक शहरी सीट है और ऊंची जातियों का गढ़ है, उन ऊंची जातियों के वोटरों का गढ़ है जो कि भारतीय जनता पार्टी की जेब में पड़े हुए हैं। तो ये उन्होंने ये करके, इस चुनाव को जीत के उन्होंने कई तरह के संदेश दिए हैं और वो संदेश बिल्कुल साफ है। लेकिन हम सब लोग चूंकि जेनजी के जंतर मंतर पे हुए आंदोलन और जो राम जन्मभूमि मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है, वहां जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके आलोक में, उसके आईने में इन तमाम घटनाओं को देख रहे हैं, तो ये बात सही है। अगर ये दो घटनाएं नहीं होती और ऐसा माहौल नहीं बना होता, इसमें प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर की खूबी तो है ही चुनाव जीतने की। उन्होंने जो जिस तरह से नियोजन किया, जिस तरह आरजेडी और भाजपा से पहले ही चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी उन्होंने वहां पर, जिस तरह उन्होंने एक वॉलेंट अपने स्वयंसेवकों की एक कमेटी बनाई, महिलाओं का एक दल बनाया, इसने डोर टू डोर प्रचार किया, रात रात भर मोहल्लों में पद यात्राएं की, बहुत मेहनत की उन्होंने, और बड़ा ही कहते हैं प्लान करके उन्होंने सारा काम किया। और इसमें चुनाव प्रचार में उन्होंने आरजेडी को भी पीछे छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है इस तरीके से करना जैसा उन्होंने किया, लेकिन ये उपलब्धि उनकी फल तभी दे पाई जबकि इस समय सारे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल बना हुआ है। अगर ये माहौल नहीं बना होता तो शायद ये उपलब्धि इतना फल नहीं देती जितना फल ये दिखाई पड़ता है। दूसरे, मैं यह साफ कर दूं, मैं ये टेक्निकली रूप से एक चुनाव भाजपा जीती है, 2 चुनाव विपक्ष जीता है। मैं ये मानता हूं कि भाजपा के खिलाफ 3-0 है ये। देखिए, दतिया कांग्रेस की सीट इसलिए जो निवर्तमान एमएलए था वो कांग्रेस का था, इसलिए हम कहते थे कि कांग्रेस की सीट है, लेकिन ये सीट तो भाजपा को कांग्रेस से छीननी चाहिए थी, भाजपा के पास मौका था छीनने का। अच्छा, दूसरे, जो गुजरात में मंजलपुर का इलेक्शन है, उस इलेक्शन को आप देखिए, उसमें भाजपा को जो वोट मिले हैं जो पिछली बार के मुकाबले 20,000 वोट कम है, और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है गुजरात जैसी जगह में। इसका मतलब यह है कि ये जो माहौल बना हुआ है इस देश का, उसका प्रभाव सभी जगह है। जो भाजपा के गढ़ हैं जैसे गुजरात, वहां भी प्रभाव है, मध्य प्रदेश भी तो भाजपा का गढ़ है, तो बिहार को भी भाजपा का गढ़ माना जाएगा। भाजपा ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर ली, अपना मुख्यमंत्री बना लिया भाजपा ने। तो ये भाजपा के खिलाफ जो एक राष्ट्रीय एंटी इनकम्बेंसी की जो आहट है, उस आहट का प्रतीक है ये 3 विधानसभाओं के उपचुनाव। इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जिसके अन्य परिणाम धीरे धीरे करके और स्पष्ट होंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बिहार की राजनीति में ये तीसरे मोर्चे की आहट है। अब तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर बनाएंगे तो किसके साथ बनाएंगे? क्या तीसरा मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी के साथ बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तीसरा मोर्चा किसके साथ बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। प्रशांत किशोर को भी राष्ट्रीय चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव होगा, तब इन्हीं 2 मोर्चों में से मैं कहीं अपनी जगह तलाशनी होगी। और वो बहुत कुशल हैं राजनीतिक रूप से। देश के तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है, भाजपा के साथ भी मिलकर काम किया, आपने बताया ही शुरू में, लेकिन वो तो पहली बार के बाद दोबारा 2014 के बाद दोबारा कभी भाजपा के साथ नहीं गए। और वो, मुझे तो लगता है कि उनकी जैसी उनकी जो हस्ती है प्रशांत किशोर की, वो विपक्ष की जो भाजपा विरोधी राजनीति है, थोड़े बहुत संशोधन और हेर फेर के साथ में, उसके लिए वो एक बहुत ही उपयोगी व्यक्ति साबित हो सकते हैं, बहुत ही उपयोगी व्यक्ति साबित हो सकते हैं। मुझे याद है विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री नहीं रहे थे और उनका काम विपक्ष की एकता कराना था, तो एक बार मैं उनसे मिलने के लिए गया। मेरी उससे कुछ मुलाकातें हुई, यहां तक कि मेरी किताबों का एक पूरा सेट था, उन्होंने वीपी सिंह ने ही उसका लोकार्पण भी किया था, आज के नेता राजनीति के नए उद्यमी। वो बड़ा कार्यक्रम हुआ था, काफी बड़ा। तो मैंने उनसे पूछा, आप ये सब क्या करते रहते हैं? उन्होंने कहा, मेरा काम सोल्यूशन लगाना है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, मेरा काम सोल्यूशन लगाना है, मैं बस 2 लोगों को सोल्यूशन लगाता रहता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर का अगर ठीक से उपयोग हो, प्रशांत किशोर अपना ही उपयोग होने दें, उन्हें भी लगे इसमें उनका लाभ है। और उनकी राहुल गांधी के साथ भी उनकी जो ट्यूनिंग है, वो कोई ऐसी गड़बड़ ट्यूनिंग नहीं है राहुल गांधी के साथ में। उनकी अखिलेश के साथ भी ट्यूनिंग कोई गड़बड़ नहीं है। वैसे उन्होंने शायद समाजवादी पार्टी के लिए तो उस तरह काम नहीं किया है, कई लोगों के साथ, ममता बनर्जी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, अरविंद केजरीवाल के साथ ट्यूनिंग है कई। तो वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रशांत किशोर काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से लंबे अरसे से आरजेडी को चुनाव हरा रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए, जिसमें भाजपा के अंतर्विरोधों ने आरजेडी को एक अनायास बड़ा उछाल दे दिया था, लेकिन अब भाजपा के लिए बिहार में उत्तरोत्तर राजनीति और मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि भाजपा जिस वोट के ऊपर भरोसा करती थी, जो उसकी शुरुआती पूंजी था वोट, उसी वोट के सबसे बड़े लेनदार प्रशांत किशोर के रूप में सामने आ गए। जी सर, मुझे प्रशांत किशोर जी के बारे में 1-2 बातें और समझनी है आपसे। मैं प्रशांत किशोर का कहीं कहीं प्रशंसक भी हूं।
प्रशांत किशोर जी बातें साफ कहते हैं, टिप्पण नेता की तरह नहीं करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। एक बात फैक्ट है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरह से धर्म को या जात को अपना मुद्दा नहीं बनाया, उन्होंने शिक्षा को लेकर के या बिहार की बेहतरी को लेकर के ही चुनाव लड़ा है। आप देखें तो जिस टाइप के वो रणनीतिकार हैं, जितने बड़े बड़े उन्होंने चुनाव लड़ाए हैं, लोकसभा से लेकर के तमाम प्रदेशों के विधानसभा चुनाव तक, तो एक विधानसभा चुनाव को मैनेज करके जीत लेना उनके लिए शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही होगी। संसाधनों के उस पर कह रहा हूं कि उनका जो दिमाग है, जिस टाइप की रणनीति बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो पिछली बार का 2025 का विधानसभा का आम चुनाव था बिहार में, क्या सारी विधानसभाओं पर लड़ने की बजाय अगर जन स्वराज पार्टी को वो कुछ एक अपनी स्ट्रांग होल्ड सीट्स पे लड़ाते तो शायद बेहतर रिजल्ट कर पाते, या उनके 10-20 विधायक तो जरूर जीत करके आते, या उन्होंने बहुत बड़ा सपना देख लिया था कि मैं सब पे लड़ाऊंगा और आज ही मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और उन्होंने कहा, थोड़ी दम्भ की बातें की थी कि अगर 150 से कम सीटें आई तो मैं अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा। वो शायद थोड़ा उनका गलत एस्टिमेट था, या वो ऐसा तुक्का मार रहे थे कि शायद उसका कोई पर उनको क्या कंसंट्रेट करना चाहिए था कुछ एक चुनिंदा सीटों पे, और जो आज एक विधायक से शुरू कर रहे हैं वो आज उनके 10-15 विधायक तो कम से कम होते ही। देखिए, जिसे घटना की पश्चात दृष्टि कहते हैं, यानी घटना घटित हो गई, अब हम उसका वो कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, उसमें हम सब लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करने की सुविधा प्राप्त है। लेकिन जो व्यक्ति जो घटना नहीं घटित हो चुकी, या उस परिस्थिति में खड़े होकर सोचिए, निश्चित रूप से आज साफ तौर पर लगता है आप जो बात कर रहे हैं यही ज्यादा व्यवहारिक होता कि अगर वो अपने लिए कुछ सीटें तय करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने उस पराजय के बाद में किस तरीके से अपने आप को समेटा। बिखर नहीं गए वो, उन्होंने अपने आप को बिखरने से रोका, उन्होंने आत्ममंथन किया, और उसके बाद वो एक विख्यात आश्रम है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उस आश्रम में गए और वहां उन्होंने कहा कि अपनी जो पैतृक संपत्ति है मैं अपनी पार्टी को दान करता हूं। इससे उनके कार्यकर्ताओं में एक भरोसा पैदा हुआ कि ये व्यक्ति जाने वाला नहीं है, ये टिकने वाला व्यक्ति है। ये सब कुछ छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं, इन बातों को करने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, बहुत बहुत इसके लिए बूता चाहिए। जो बूता उनमें है ये उन्होंने दिखाया। फिर उन्होंने ये जो हम लोग बहुत आलोचना किया करते थे कि उनके कार्यकर्ता प्रोफेशनल हैं, वो तनख्वाह पर काम करते हैं, उन्होंने उस समस्या से भी अपने आप को उबारा। उन्होंने तनख्वाह पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बजाय धीरे धीरे करके पिछले कुछ महीने में, पिछले 6 महीने में बिहार चुनाव के बाद में समर्पित कार्यकर्ताओं पर अपनी पार्टी को आधारित करना शुरू किया, और बड़े बड़े कार्यक्रम करने की बजाय, बड़ी बड़ी पदयात्रा करने की बजाय माइक्रो स्तर के, छोटे स्तर के जनसंपर्क के ऊपर भरोसा किया उन्होंने। तो उन्होंने काफी कुछ अपनी रणनीति में तब से लेकर अब तक बड़े परिवर्तन किए हैं। रणनीतिकार तो वो हैं ही, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए। देखिए, चुनाव लड़ाना 1-2 महीने की कवायद होती है, लेकिन पूरे 5 वर्ष तक राजनीति करना और उसके बाद चुनाव में कूदना एक बड़ी बात, वो उनके लिए भी पहला अनुभव था। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया था कि पार्टी संगठन बनाया, पार्टी संगठन उन्होंने कभी नहीं बनाया था। तो वो उसमें उन पर गलती हुई, और उस गलती को उन्होंने स्वीकार भी किया, और उसके अंदर लगातार वो संशोधन भी कर रहे हैं। और दूसरे, वो दूसरों को चुनाव लड़ा, जनता के दिमाग में कभी थी दूसरों को चुनाव लड़ाता है बंदा, खुद वो चुनाव लड़ने की, इसलिए भाई पिछला चुनाव हुआ था, उन्होंने उम्मीदवार खड़े कर दिए, खुद नहीं लड़े थे चुनाव। अब इन्होंने इस बार उल्टा किया, उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने से ही अपनी पार्टी की शुरुआत की, और उसमें जीत भी उन्होंने हासिल की, और बड़ी जीत हासिल की, एक ऐसी जीत हासिल की इसके ऊपर सारे राष्ट्र की निगाह टिक गई। यानी इस चुनाव में जीत हासिल करके वो न केवल बिहार में उभर आए, बल्कि सारे देश के पैमाने पर उभर आए हैं। बहुत डबल फायदा हुआ है उनको ये। जी सर, भूतकाल की बात अभी नहीं करते हैं, अब थोड़ी पीके जी की भविष्य की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कभी कोई बहुत कई प्रदेशों में फैल जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। अभी ज्यादा उत्साहित होने वाली बात हो जाएगी एक सीट जीत करके, लेकिन ये जरूर मैं मानता हूं कि बिहार की राजनीति में तो अब वो रहेंगे कुछ दिन तक, और वो सबसे भाजपा ज्यादा खतरा सर मुझे लगता है कि वो आरजेडी के लिए अब है, क्योंकि आरजेडी इतने दिनों सत्ता से बाहर आरजेडी है। के लिए तो खतरा है ही, भाजपा के हम लोग, मैंने अभी शुरुआती वक्तव्य में बात की, देखिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए खतरा है ही। मेरा मोटा अनुमान होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि 3 चुनाव अगर कोई पार्टी लगातार हार जाती है
उसकी फिर राजनीति में वापसी मुश्किल हो जाती है, असंभव नहीं होती लेकिन मुश्किल हो जाती है। आरजेडी 3 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है, वो लगातार चुनाव हारती रहती है। वो छोटी छोटी कामयाबियां नहीं सहेज के रख पाई आरजेडी अपना, वो यादव मुसलमान गठजोड़ से बाहर नहीं निकल पाई। फिर लालू यादव के परिवार में बहुत बड़ी जंग चलती रहती है, भीतरी लड़ाई बहुत जबरदस्त है लालू यादव के परिवार में। यानी वो लोग किसी और काम से खबर में नहीं रहते, इसी काम से खबर में कहते रहते हैं कि छोटा भाई क्या कर रहा है, बड़ा भाई क्या कर रहा है, मम्मी माताजी ने क्या वक्तव्य दिया, बहन क्या बोल रही है, कौन सी बहन क्या बोल रही है, यही सब चलता रहता है लगातार आरजेडी। ये उस भीतरी लड़ाई से भी खराब है जो एक जमाने में समाजवादी पार्टी में हुई थी। इसने समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को ही सीमित कर दिया था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो ये स्थिति है। आरजेडी का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल नहीं दिखाई पड़ता। मैं ये तो नहीं कहूंगा अंधकारमय भविष्य है, लेकिन उज्जवल नहीं है भविष्य आरजेडी का। तो प्रशांत किशोर ने एक विश्लेषण करके अपने आप को आश्वस्त किया है कि बिहार में उनके जैसे नेता के लिए जगह है और वो जगह मिलते मिलते मिलेगी और उसके मिलने की शुरुआत हो गई है। जहां तक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, इस प्रकार की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है इसका भी हम लोग सारे देश में दर्शन कर रहे हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी राज्यों के स्तर भी अपने आप को व्यक्त करती है, जैसा बिहार में व्यक्त किया उसने, ऐसे दतिया में व्यक्त किया, ऐसे गुजरात में व्यक्त किया, वहां भी व्यक्त करती है। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है ये एंटी इनकम्बेंसी और भी स्ट्रांग और भी घातक लगने लगती है सत्ताधारियों के लिए। इसलिए अब भाजपा को चाहिए कि भाजपा इस बात की जांच पड़ताल करे कि आखिरकार वो कौन लोग थे जो वोट डालने नहीं गए, इससे वोटिंग प्रतिशत इतना गिर गया। भाई 60% से ज्यादा वोट भाजपा के घट के 34% कैसे रह गए, ये सब सवाल पूछने वाली बात है ना। इसी बिहार में तो जो दीदियां थी उनको पटाकर 10-10 हजार रुपए देकर भाजपा ने महिलाओं के वोट बड़े पैमाने पर प्राप्त किए थे। उन महिलाओं ने वोट भाजपा को क्यों नहीं दिए इतनी जल्दी? उनकी अभी तो उन्हें पिछली किस्तें मिल रही हैं, आगे भी किस्तें मिलने वाली होंगी, तो वो वफादारी भाजपा के प्रति कैसे उनकी खत्म हो गई? भाई अब जब औरतों के बच्चों को आप पीटेंगे, उनकी तो दादियां, उनकी ताइयां, उनकी चाचियां, उनकी मामियां, उनकी माएं, उनकी बहनें मोदी मोदी करती रहेंगी, क्योंकि जो जेनजी के बच्चे सारे देश में आंदोलित हैं उनके परिवार हैं, परिवार विहीन बच्चे नहीं है, उनकी भी कहीं ना कहीं समाज में जड़ें हैं, अपने समुदाय में जड़े हैं, अपनी रिश्तेदारी में जड़े हैं, अपने कॉलेज के दोस्तों में जड़े हैं, तरह तरह की जड़ें हैं उनकी। और जब आप उन बच्चों के साथ खून खराबा करेंगे, उनको अपमानित करेंगे, उनको राष्ट्रद्रोही कहेंगे, महिला बच्चियों के गुप्तांगों के साथ हिंसा करेंगे उनके साथ में है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं असर होगा। ये तो बिल्कुल एकदम शुरुआत जरा सी दिखाई पड़ा है, कुछ भी नहीं है ये जो होने वाला है इससे। मैं सर पीके को लेकर के एक आखिरी सवाल पूछ लूं कि पीके को भी आप देखें तो वैचारिक रूप से वो आरजेडी के खिलाफ हैं और काफी वो अटैकिंग रहते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर, लेकिन सर वो बार बार ये कहते हैं कि मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस के ज्यादा करीब है। कांग्रेस से वो मिले भी थे, उनके जो भी उनका बात नहीं बन पाई थी, लेकिन अब आपको लगता है कि कांग्रेस या और जन स्वराज पार्टी का कोई एक समझौता हो जाना चाहिए या होगा कि राष्ट्रीय स्तर देखिए, विचारधारा के लिहाज से अगर आप देखें तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जन स्वराज पार्टी, कुछ वामपंथी दल, ये सब लोग एक ही राह की राही हैं। लेकिन भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है, सब पार्टियां एक दूसरे के साथ में प्रतिद्वंदिता करती हैं। चुनाव जितना छोटा होता जाता है उतना ही एकता मुश्किल होती चली जाती है। चुनाव जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही एकता जो है वो संभव दिखाई देने लगती है। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव तो नहीं होगा, विधानसभा का चुनाव तो 2030 में होगा, यानी लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद होगा। तो अब बिहार में जो राजनीति होगी उस राजनीति में जन स्वराज पार्टी का कांग्रेस से कोई लांग डांट नहीं होगी, किसी तरह की कोई राजनीतिक लांग डांट नहीं होगी। कांग्रेस ने जो अपने आप को आरजेडी की स्वाभाविक सहयोगी पार्टी के तौर पर पेश करती थी हमेशा, थी भी, उससे नाता उन्होंने तोड़ लिया है। तो अब आरजेडी को भी अपने पत्ते दोबारा निकाल के देखने पड़ेंगे कि उसके पास कितने पत्ते हैं। ये गेम केवल प्रशांत किशोर के ही पाले में नहीं है। प्रशांत किशोर का जो उभार हुआ है बांकीपुर वाला,
तो ये गेंद कांग्रेस के पाले में भी है, ये गेंद आरजेडी के पाले में भी है बिहार में। उन दोनों को देखना है। मदन सहनी जैसे लोगों के पाले में भी है ये गेंद, मतलब जो है। नहीं सर, मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा था कि एक खबर कहीं ऐसी भी चल रही है कि शायद पर्दे के पीछे से कांग्रेस ने पीके को मदद की है बांकीपुर में। हो सकता, देखिए कांग्रेस बिहार में इतनी शक्तिशाली पार्टी नहीं है कि वो किसी को मदद करके चुनाव जिता सके। खुद उसके चुनाव जीतने के लाले पड़े रहते हैं, तो वो किसी को चुनाव क्या जिताएगी। बिहार की जो ऊंची जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जेब में पड़ी हुई हैं, अभी से नहीं, लंबे अरसे से। और बांकीपुर जो है वो ऊंची जातियों की ऊंची जातियों के प्रभुत्व वाला क्षेत्र था, शहरी क्षेत्र था। ये दोनों ही क्षेत्र भाजपा के लिए बिहार में सहज स्वाभाविक माने जाते हैं। वहां पर कांग्रेस चाह के भी प्रशांत किशोर के लिए कोई खुफिया मदद मुहैया नहीं करा सकती थी। इसलिए इस प्रकार की खबरें जो है हम लोगों को थोड़ा नजरअंदाज भी करना चाहिए, इस तरह की खबरों को। जी सर, जरा बिहार से दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में भी काफी उथल-पुथल है और एक के बाद एक बुरी खबरें भाजपा के लिए आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ी खबर ये कल के बाई इलेक्शन के रिजल्ट भी थे। अमित शाह और मोदी जी पार्लियामेंट आ नहीं रहे हैं, वो लोग निरंतर गायब चल रहे हैं। विपक्ष अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री सदन में आए, माफी मांगे पैलेट गन चलाने के लिए। इस बीच सर एक जो सबको शंका है वो है डिलिमिटेशन बिल की, कि वो कैसे भी करके, और जो खबरें हैं कि अमित शाह बहुत डेस्परेट है उसको कैसे भी पास कराने के लिए इसी सेशन में। अब सर आज के बाद 7 वर्किंग डे और बचते हैं इस मानसून सत्र में, और लगता नहीं है कि उस सरकार की ऐसी कोई तैयारी अभी तक फ्लोर मैनेज कर पाए हैं कि या तो 360 एमपी उनके पास उनकी तरफ हो जाए, या वो एब्सटेन करके उस नंबर पे ले आए 319 जो अभी एनडीए के सांसद हैं, कि वो उसको पास होने की स्थिति में हो। और ये लोग उस टाइप का तुक्का मारना नहीं चाहते पिछली बार की तरह से। आपको लगता है कि सर डिलिमिटेशन बिल और दूर होता जा रहा है, एक के बाद एक जो झटके आते जा रहे हैं, मतलब जेनजी आंदोलन, फिर ये बांकीपुर और दतिया का रिजल्ट, ये सब का प्रभाव पड़ रहा है डिलिमिटेशन बिल पर? देखिए, अगर राम मंदिर वाला प्रकरण नहीं होता, उसके बाद में जेनजी वाला प्रकरण नहीं होता, फिर ये 3 उपचुनाव वाला प्रकरण नहीं होता, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा आसान होता 2/3 बहुमत की तरफ मार्च करना। अब जिन पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी फोड़ना चाहती थी, दो हथकंडे थे, तो पार्टी को तोड़ दो। दूसरे, वो सीटों वाला आश्वासन देकर उनका समर्थन जीत लो इस मुद्दे के ऊपर। तो वो अब सारी पार्टियां मेरे ख्याल से भाजपा की गतिशीलता को और ज्यादा ध्यान से देख रही होंगी। अब ऐसी स्थिति में मतलब जेनजी वगैरह सब हो जाने के बाद में द्रमुक का समर्थन मिलना उतना आसान नहीं रह गया है, या और दूसरी पार्टियों का जिनका समर्थन वो चाहती थी उतना आसान नहीं रह गया है उसमें। अब जैसे उसको देखिए आप, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को देखिए, शरद पवार की पार्टी को। तो सुप्रिया सुले का भाषण सुनिए, तो सुप्रिया सुले का भाषण जेनजी वगैरह पर उन्होंने दिया है, उसकी जो तलखी थी, उसकी जो तुर्शी थी उस भाषण की, वो बताती है कि वो इतनी आसानी के साथ भाजपा के साथ नहीं चले जाएंगे, बावजूद इसके कि उन्होंने इस तरह की बातें की हैं उन्होंने। तो शरद पवार हैं, कोई भी हो, हमेशा अपने जो उन्होंने पहले हाँ कही है उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। तो भाजपा के लिए आसान नहीं है रहा, बहुत मुश्किल रहा है, समय भी कम रह गया है। और वो लोग अगर परिसीमन बिल पास करा लेंगे तो वो मानेंगे कि उन्होंने ये सब जो उनके विरोध में गया है पूरा माहौल, इस माहौल में उन्होंने कुछ तो रिकवरी मारी है उन्होंने, इस प्रकार की बात वो सोच सकते हैं अपने आप को। मेरे ख्याल से काफी मुश्किल होगा उनके लिए परिसीमन बिल पास कराना। खतरा भी है, लेकिन ऐसा ना हो फिर से परिसीमन बिल पेश करें और फिर से वो गिर जाए वहां जी सर, एक सवाल अब मैं जरा उत्तर प्रदेश से करना चाहता हूं। आप लोकसभा में भी सब देख रहे होंगे कि काफी हमलावर है विपक्ष, और खास करके उसमें लीड ले रही समाजवादी पार्टी। ये जो राम मंदिर का चंदा चोरी है, चढ़ावा चोरी है, उसमें सर रोज वो लोग इनेक्ट कर रहे हैं। वहां पे एक बार पप्पू यादव साधु बने थे और वो कुछ चंदा चुरा रहे थे, उस पर एफआईआर भी हो गई हालांकि। फिर भी कल फिर से डिम्पल यादव ने एक दान पात्र लेकर के उसमें चंदा और ये सब कुछ कुछ वहां पे वो लोग खेल तमाशे कर रहे हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को हाईलाइट किया जब नितिन नवीन के रोड शो में वहां एक हनुमान जी का वो ड्रेस पहन के कोई नाच रहा था।
काफी वो इस पे आक्रामक है कि इसी मुद्दे पे शायद घेरा जाएगा चुनाव में, चंदा चोरी और जो भगवान का अपमान करती है बीजेपी और वोट मांगती है भगवान के नाम पे। आपको लगता है ये सपा की सही रणनीति है, या उनको और कुछ जरूरी मुद्दे, या जो भ्रष्टाचार है फैला हुआ है, या जो पुलिस स्टेट जिस तरीके का यूपी में है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, ये सारे मुद्दे उनके पास हैं। अब उनको ये देखना है कि इनमें से दो मुद्दे, जिसमें एक मुद्दा जो है पीडीए, वो जातियों के गठजोड़ वाला सवाल है। एक तो अखिलेश का फोकस उसमें पीडीए पर रहती है, राहुल गांधी का भी फोकस उसी के ऊपर है, पीडीए के ऊपर। तो पीडीए के सवाल पर राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में वैचारिक एकता है, रणनीतिक एकता है, उसमें तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लोगों को ये तय करना है कि गवर्नेंस के सवाल पे वो पार्टी को घेरेंगे, या भ्रष्टाचार के सवाल पे घेरेंगे, ये सब सवालों पे घेरेंगे, या बढ़ावा चोरी के सवाल को घेरेंगे। मेरा मानना है कि इन सब सवालों को जिंदा रखते हुए चढ़ावा चोरी के सवाल को प्रमुखता दी जा सकती है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी का जो बुनियादी जनाधार है उत्तर प्रदेश में ऊंची जातियों का, उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ने का अंदेशा है। ये बिल्कुल एक नई बात है। मतलब भाजपा ने बहुत बड़ा भरोसा तोड़ा है, और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव इसका टेस्ट केस भी होगा कि क्या भाजपा का ऊंची जातियों का जनाधार इस चढ़ावा चोरी, इस लूट मार के बाद में जो जो इन्होंने गुजरात में दिखाई, बिहार जो अयोध्या में दिखाई है, उसके बावजूद भी यूं ही मोदी मोदी करता रहेगा, या उसके अंदर कुछ परिवर्तन भी आएगा। इससे पता भी चलेगा कि 2029 में उत्तर प्रदेश जैसे निर्वाचन क्षेत्र में, जैसे प्रदेश में क्या होगा। तो उस लिहाज से इसको करना चाहिए, मुझे लगता है। सर, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो इन सब मसलों से दूर है। वो अपना एक शिक्षा और छात्रों की गूंज, ये फिर से 8 तारीख को इलाहाबाद में आ रहे हैं, उनका फोकस बिल्कुल अलग है। वो धर्म के उसमें या इस राम मंदिर में तो उतना नहीं पढ़ रहे हैं। वो कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन कभी भी इस बहुत फोकस नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ अखिलेश यादव पर्टिकुलरली इसी बात पे, क्योंकि हिंदू पार्टी तो आप हो नहीं जाएंगे। भाजपा हिंदू पार्टी जब भी आएगी तो भाजपा उस पर नंबर 1 रहेगा अगर हिंदुत्व के नाम पे वोट होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये वाला कार्ड सही है खेलना, कि आप हिंदुत्व के पिच पे आप चले जाएंगे? हिंदुत्व के पिच पे हमेशा भाजपा बाजी मार जाएगी। लेकिन हिंदुत्व की पिच है ही नहीं है। राम मंदिर में आपने चढ़ावा चोरी की है, क्या ये हिंदुत्व की पिच है? नहीं, पब्लिक मनी है भाई। ये एक बहुत बड़े बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार है, ये करप्शन का इशू है। ये इसका सवाल थोड़ी ना है कि ये बहस थोड़ी ना हो रही है कि राम मंदिर का सही समय में लोकार्पण हुआ था, जो प्राण प्रतिष्ठा सही समय में हुई थी, वो सही मुहूर्त था कि नहीं था, मोदी जी ने उस मुहूर्त का वो किया। ये वैसा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा वो नहीं है। ये मुद्दा तो सीधे सीधे ये है कि जो भी पैसा मंदिर में आता है वो भक्तों द्वारा दिया गया पैसा है। जिस तरह वो जनता का पैसा है, उस जनता के पैसे का इन लोगों ने क्या किया? क्या इसलिए मंदिर बनाया गया था कि वहां पे आप बड़े पैमाने पैसा आए और उस पैसे को ये लूट खसोट करें? क्या इसलिए मंदिर बनाया गया था कि वहां जमीनों का इतना बड़ा घोटाला हो? क्या इसलिए मंदिर बनाया गया था कि निर्माण सामग्री में 40% का कमीशन खाया जाए? ये सवाल है, तो खुलेआम भ्रष्टाचार का प्रश्न है। ये मुद्दा हाँ, उठाना करप्शन का मुद्दा है। ये ठीक है, सरकारी विभाग का भ्रष्टाचार नहीं है ये, लेकिन राम मंदिर भी ये सरकारी मंदिर है। देखिए, क्या ये सरकारी मंदिर नहीं है? ये अदालत के आदेश द्वारा बनाया गया, ये कोई 3000 साल पहले बनाया गया मंदिर नहीं है। ये अदालत के आदेश द्वारा बनाया गया मंदिर है। इस मंदिर की व्यवस्था संसद में घोषित किए हुए ट्रस्ट के आधार पर चलती है, और उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कब्जा कर लेने दिया नरेंद्र मोदी ने, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सारा माल पानी चीज वहां पर चापता रहा, वहां बैठा हुआ, और फिर उसकी पोल खुल गई पूरी तरीके से। तो ये तो मेरे ख्याल से सुनहरा अवसर है। इसको एक सार्वजनिक जीवन में सत्ताधारियों के भ्रष्टाचार के मुद्दे के तौर पर इसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाना चाहिए। और ऊंची जातियां ही नहीं, मैं मानता हूं कि पिछड़ी जातियों में भी इस मामले के प्रति भाजपा के खिलाफ काफी रोष होना चाहिए। जी सर, अंजुम रहबर का एक शेर है कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। तो जब तक आपके पत्ते सही पड़ रहे होते हैं, इलेक्शन जीत रहे होते हैं, तो आपकी सारी गलतियां, सारे उल्टे सीधे तरीके आप सब जनता कहते देखिए कितना बढ़िया चुनाव जीत गए मोदी जी। और जब पत्ते उल्टे पड़ते हैं तो आपकी हर बात उल्टी पड़ती है, राम मंदिर से लेकर के बाकी आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही थी, जनता हिसाब करती है तो घर तक छोड़ के आती है। हाँ, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हमें तुरंत नहीं कहना चाहिए ऐसा ही होगा, लेकिन वो सिलसिला शुरू हो गया है।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और सर मैं पीके का क्यों बात बार बार मैं तारीफ करता हूँ कि पीके ने सर 2024 के चुनाव में कहा था कि अगर तीसरा टर्म मोदी जी जीतते हैं तो उनके लिए जो युवाओं की बेरोजगारी है, जो रूरल डिस्ट्रेस है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और आज हम वो ठीक देख बात, रहे हैं साक्षात। तो मैं पीके की इस बात की ठीक तारीफ बात, करूंगा कि उस आदमी ने पहले देख लिया था कि तीसरे टर्म में ये मुद्दे मोदी जी को परेशान करने करेंगे, और वो बात बिल्कुल। सामने आ रही है। तो जी, सर समय आज के लिए इतना ही था, और उम्मीद है कि जब हम लोग अगली बार बात कर रहे होंगे तो आप भारत में होंगे और आपका वीडियो साफ होगा। और जी, जी, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और माफी आज की खराब वीडियो के लिए। जी, थैंक यू मैं भी सो मच माफी सर मांगता हमसे हूँ। बात करने के लिए। अच्छा, नमस्कार थैंक यू। सर।